अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदीना फारूक शेख। 8 फरवरी मुल्क में इलेक्शंस को हुए 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न सिर्फ इल्ज़ाम लगाती है कि जो इलेक्शंस हुए 2024 में वो रिग थे, बल्कि ब्लैक डे करार देकर अब 8 फरवरी को एहतजाज करने का इरादा भी रखती है और इसी सिलसिले में मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक जलसा करने जा रही है जिससे वो अपनी एहतजाजी मुहिम को किक ऑफ करना चाहती है। बट मसला ये है कि फरवरी का महीना बड़ा तेज़ भी है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इवेंट्स होने हैं। न सिर्फ 8 तारीख से ही एक क्रिकेट सीरीज़ है जिसके लिए बैनुल अक़वामी टीम्स आएंगी, बल्कि फरवरी के महीने में ही चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी होनी है। अब एक ऐसे माहौल में जहाँ पर मुख्तलिफ डेलीगेशंस, मुख्तलिफ टीम्स, हाई सिक्योरिटी होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज का इरादा रखती है। इसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हो रही है और रियासत इस सिलसिले में ये भी कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज नहीं करना चाहिए या ऐसी कोई क्योटिक सिचुएशन नहीं बनानी चाहिए जिससे सिक्योरिटी लैप्स हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल चौधरी से अब इसके ऊपर मौक़िफ़ लिया गया तो उन्होंने कहा कि ये तो बहाने हैं, पाकिस्तान में कुछ ना कुछ हमेशा होता ही रहता है, मुल्क है, कोई इवेंट, कोई क्रिकेट सीरीज़, कुछ ना कुछ तो होगा ही। ये जो हुकूमत जवाज़ दे रही है ये बिल्कुल नाजायज़ है और ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट के ऊपर कदगन है। दूसरी जानिब इसका एक पहलू ये भी कि तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा तभी क्यों एहतजाज करती है या इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ अपनाती है सड़कों पर आने की, जब कोई फॉरेन डिग्निटरीज़ आने होते हैं, कोई बड़ा इवेंट होता है पाकिस्तान में और सिक्योरिटी के ऊपर बड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है। तो ज़रा इस सारी सूरत हाल को डिस्कस करते हैं। सवाल तो बुनियादी कुछ ही हों कि क्या 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिलनी चाहिए, लेकिन ज़रा होलिस्टिकली इसका जायज़ा लेंगे कि जो बात की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एहतजाजी स्ट्रैटेजी है वो तभी होती है जब पाकिस्तान में सिक्योरिटी सख्त या कोई फॉरेन डिग्निटरीज़, कोई बड़ा इवेंट होता है। इस बात में कितना वजन है? हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए सुहेल वड़ायत साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमल सरफराज साहिबा और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल वड़ायत साहब, आप कहिएगा, आपकी क्या इसके ऊपर राय है? क्या ये जो बात की जा रही है हुकूमत की तरफ से, इस बात में वजन है या जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि नाजायज़ बहाना बनाया जा रहा है? देखिए जी, मैं तो इस मामले में मुकम्मल तहरीर व तकरीर या मूवमेंट की जो आज़ादी है उसका मुकम्मल हामी हूँ और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उन्हें जलसे की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए और कोई भी, जितने भी बहाने हैं, कोई भी माकूल नहीं है। जलसा होने की इजाज़त देनी चाहिए। हाँ, इसका एक दूसरा सियासी पहलू ज़रूर है। तो सियासी पहलू ये है कि तहरीक इंसाफ ना तो तैयारी कर पाती है, जिस तरह के हालात हैं, जो अभी ये 26 नवंबर को जो हुआ उससे भी हजीमत हुई बजाय इसके कि किसी सियासी कामयाबी के झंडे गाड़ते। तो मुझे ये बाज़ औक़ात मसलियत ये भी होती है कि पहले अपनी जमीयत को, अपनी हजूम को, अपने बंदों को पहले ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि आप इस पोजीशन में तो हों कि एक पावरफुल शो कर सकें। मुझे नहीं लगता कि 8 को ये कोई पावरफुल शो कर सकेंगे और उससे इन्हें सियासी तौर पर कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होने का मुझे इम्कान नज़र नहीं आता। इन्हें फोकस करना चाहिए कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाएं। आप मुझे बताएं, पंजाब में कौन सी इनकी ऑर्गेनाइजेशन है? इनकी डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंशियल, तहसील ऑर्गेनाइजेशन सब मुर्दा हो चुकी हैं, तो उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। फ़िलहाल मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब तहरीकें चलें और जब मुक़्तदरा भी आपकी हामी ना हो, हुकूमत भी आपके मुखालिफ हो, तो उस वक्त फिर आपकी सारा बोझ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पे चला जाता है। फिर हजूम तो फैसले नहीं कर सकता। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी कमी है तहरीक इंसाफ में कि उनकी पॉपुलैरिटी मौजूद है, हजूम उनके साथ हैं, लेकिन उनके साथ उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिसकी वजह से गिरफ्त पंजाब में बहुत ढीली पड़ चुकी है कारकुन पर या सपोर्टर पर। इसलिए क्या ही बेहतर होता कि वो पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ तवज्जो दें, नए लोग लाएं या पुराने लोगों को जो इनको वो मुनासिब समझते हैं उनको लाएं। लेकिन मेरी राय बहरहाल इस पे है कि कोई ऐसी पाबंदियां, चाहे वो तहरीर पे हों, तकरीर पे हों, उनकी मूवमेंट पे हों, ये काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं। इससे कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इससे बल्कि उल्टा जो आपका हरीफ है उसके लिए हमदर्दी बढ़ती है और उसको सियासी फ़ायदा भी मिलता है। तो दोनों को अपना ये जायज़ा लेना चाहिए
मेरी राय में कि किसको फ़ायदा पहुंच रहा है। हुकूमत को इसका ये नुकसान पहुंचेगा कि यहाँ आज़ादियाँ नहीं हैं, और तहरीक इंसाफ को ये नुकसान पहुंचने का एहतमाल है कि उनका जो एक भरम है पॉपुलैरिटी का, वो उसको मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, हो सकता है नुकसान हो जाए। इंटरेस्टिंग। इरशाद भट्टी साहब, क्या समझते हैं तलाल चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं क्या उसमें वजन है, और सुहेल साहब ने जो बात कही, क्या सियासी तौर पर नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर 8 को जलसा करती है या एहतजाजी तहरीक शुरू करती है? मैडम शेख, मोहतरम फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट को दबाने के बहाने हैं। चौधरी साहब, अभी तक दिल भरा नहीं आपका इन निसाबी किताबी खुशनुमा बातों से? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, फ्रीडम ऑफ सहाफ़ी और सहाफ़त, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट, कितना हमें बहलाएंगे इन बातों से? मैडम शेख, हुकूमत कह रही है कि अगर बाज ना आए तो फिर रियासत 26 नवंबर की तरह हरकत में आएगी। मतलब हुकूमत के लिए 26 नवंबर इतना काबिल फ़ख्र, इतना काबिल तकलीद और इतना काबिल तहसीन कारनामा है कि इसकी अब मिसालें दी जा रही हैं। वाह मेरी प्यारी हुकूमत, कमाल कर दिया आपने। ऐसे दिनों पर, ऐसे ऑपरेशनों पर तो बंदा परेशान होता है, शर्मिंदगी होती है, तौबा करता है कि ये वक्त ना आए। आप इसकी मिसालें दे रहे हैं। मैडम शेख, पीटीआई को आप एक तरफ रखें, एक तरफ पीका कानून है और साफ़ी सड़कों पर हैं, दूसरी तरफ 26वीं आईनी तरमीम है और लाहौर, सिंध, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जो जज साहबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाए गए हैं, इस पर वकला का इकट्ठ हो चुका है। आज इस्लामाबाद में वकला ने अदालती बाइकआउट किया और 10 फरवरी से लाहौर से इस्लामाबाद मार्च करने लगे हैं वकील। अब जीडीए ने भी 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है। अब अगर वकला, साफ़ी और पीटीआई का इकट्ठ हो गया तो फिर हुकूमत क्या कहेगी? मैडम शेख, वैसे तो पीटीआई इस वक्त 2 ऑप्शंस पर गौर ज़रूर कर रही है, गो के मिनॉरिटी में है, अक्सरियत में नहीं है, लेकिन 2 ऑप्शन पर गौर कर रही है। एक पहला ऑप्शन है कि चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान इस्तिजाज ना करें, जलसा करें, एक जगह इकट्ठे हों, 8 फरवरी को यौम स्याह मनाएं, और दूसरा ऑप्शन जिस शहर में मैच हो रहा हो वहाँ इस्तिजाज ना किया जाए। लेकिन ये मिनॉरिटी में है, अक्सरियत इसके हक में नहीं है। लेकिन मैडम शेख, सिर्फ पीटीआई पर ही क्यों इल्ज़ाम? फ़लाँ कॉन्फ्रेंस आ रही है, पीटीआई इस्तिजाज ना करे, फ़लाँ सरबराह मुमलिकत आ रहा है, पीटीआई इस्तिजाज ना करे, फ़लाँ इवेंट होने जा रहा है, पीटीआई इस्तिजाज ना करे। कुछ बोझ इस हुकूमत पर भी डालें। ये मखसूस नशिस्तें दे चुकी है तहरीक इंसाफ को। इस मुल्क में अब कोई जलसा जलूस कर सकता है? इस मुल्क में पीका आ चुका है, 26वीं आईनी तरमीम आ चुकी है। और क्या अब इस्तिजाज भी जुर्म हो गया है? हुकूमत ने ज़रूर ताकत का इस्तेमाल करना होता है। हुकूमत ने ज़रूर एक इस्तिजाज को एक मुल्क से और किसी इवेंट से नत्थी करना होता है। अभी लाहौर में आप जलसे की इजाज़त दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के साथ बैठें, मीनार पाकिस्तान में कर लेने दें जलसा उन्हें, अगर वो करना चाहते हैं। आपको नहीं पता कि 8 फरवरी को क्या हुआ और 9 फरवरी को क्या हुआ? और अगर इस पर यौम स्याह भी नहीं मनाया जा सकता तो फिर क्या किया जा सकता है? इस्तिजाज उनका हक है, इस्तिजाज करने दें। और ये अगर आपको पता था कि चैम्पियंस ट्रॉफी आने वाली है, अगर आपको पता था कि तुर्क का सदर या कोई वफ्द आने वाला है, तो आप हालात बेहतर कर लेते, आप चीज़ों उनके साथ बैठकर इंगेज कर लेते। ये जो आप हमें मुल्क के दर्स देते हैं ना, ये जो बार बार मुल्क से दर्स देते हैं, तो कुछ अपने चीज़ें भी ठीक कर लें। आप अपनी कानून साजियाँ इस तरह करते हैं, आप अदालतों के हुक्म नहीं मानते। ठीक है। आप अगर कोई कहता है कि मैंडेट चोरी हुआ है, उस पर मैं जलसा करना चाहता हूँ, वो भी नहीं करने देते। तो फिर क्या किया जाए? बताएं। भट्टी साहब, ये जो आप वकला तहरीक की बात कर रहे थे, ये खबर है, ये फाइनलाइज्ड है? क्योंकि अभी तक इस तरह की कोई ऐलान तो नहीं हुआ। जी मैडम शेख, वकला के अभी जब मुझे पता चला तो मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, ये फाइनल है और हम इस पे मज़ीद मुशावरत कर रहे हैं वकला से।
और कहाँ पर एहतजाज करना चाहते हैं और क्या हिकमत अमली है, कुछ ऐसा पता चला? अभी तक उनका है कि अदालती बाइकआउट और दूसरा लाहौर से इस्लामाबाद मार्च और फिर इसी तरह जलसे जुलूस टाइप। अच्छा, ठीक है। इसके ऊपर मज़ीद भी बात करते हैं, लेकिन महमल आपकी इसके ऊपर क्या राय है? ये जो बात हो रही है और भट्टी साहब ने भी कही कि इंगेज करना चाहिए हुकूमत को, क्यों नहीं इंगेज कर रही इनको, लेकिन फिर हुकूमत की तरफ से ये भी कहा जाता है कि जब कोई इवेंट होने वाला होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये रविश अपनाती है, तो कहीं लेबल तो नहीं लग रहा पीटीआई के ऊपर कि वो केओस क्रिएट करना चाहती है? सियासत इनकी ऐसी बन गई है कि हर वक्त एहतजाज, पकड़ धकड़, लोगों को बस उनके पीछे जाना है। देखिए रीना, पहली बात तो ये है कि जैसा सोहेल साहब ने भी कहा, भट्टी साहब ने भी कहा, एहतजाज जो है वो सबका हक है और वो हर जमात का एक जमहूरी हक है। और वैसे भी इस बार अगर आप ये तारीख देखें, 8 फरवरी तो इलेक्शन हुए थे, इस पर ये तो कोई ऐसी डेट नहीं है कि जो जानबूझकर उन्होंने कोई चूज़ की हो कि कोई इवेंट होने जा रहा है तो जी हम तब एहतजाज की कॉल दे दें। तो उस हद तक तो बात जो है वो पीटीआई की बिल्कुल सही है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी भी, एक मसला भी है, वो ये है लीना कि देखिए एक जमात है जिसके एक हिस्ट्री है वायलेंस की भी ड्यूरिंग प्रोटेस्ट, और वो आज की नहीं है। 2014 में अगर आप देखें तो तब उस जमात ने पीटीवी पर भी हमला किया, पार्लियामेंट पर भी हमला किया, पुलिस वालों की भी पिटाई की, और उस वक्त दे गॉट अवे विद इट क्योंकि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, क्योंकि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ थी। फिर जब एस्टैब्लिशमेंट के साथ फॉल आउट हुआ और ऑपोजिट साइड पे गए, तो ऐसा नहीं हुआ कि वो कोई स्ट्रीक जो थी या जो तारीख थी वो ख़त्म हुई। मतलब हमने 9 मई भी देखा, फिर हमने नवंबर के अंदर भी देखा। तो ये जो चीज़ है, एक तो ये भी हमारे सामने है, ये भी एक मसला है। अच्छा, दूसरी तरफ और उसके अलावा लीना फिर आप देखें कि जब बयान भी दिए जाते हैं, जब ऐसी कॉल्स होती हैं तो बयान ये दिया जाता है कि हम कफन पहन कर निकले हैं, हमारे जनाजे पढ़ लो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, चढ़ाई करेंगे, इस तरह की बातें भी अनफॉर्चुनेटली होती हैं। अच्छा, दूसरी तरफ रियासत है, रियासत को आप पिछले 3 साल से देख लें, इनकी तारीख भी कोई ऐसी अच्छी नहीं है। यानी कि जिस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट के साथ या पीटीआई के साथ उन्होंने डील किया, क्रैकडाउन किया, हैंडल किया, लोगों को पकड़ के जिस तरीके से हमारे सामने बहुत ज्यादा फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, हर चीज की जो है वो वायलेशन रियासत ने भी की, तो रियासत की भी तारीख अच्छी नहीं है। अब मसला ये है कि जो तारीख है, जो डेट है, उस दिन एक इवेंट इधर आपने अभी सा बताया कि ट्राई सीरीज हो रही है, उसका इवेंट हो रहा है, और उसके अलावा फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी आने वाली है। अब अलीना, चैंपियंस ट्रॉफी जो है बड़ी मुश्किल से एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेटिंग इवेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, और आपको मालूम है कि इंडिया जो है वो बार बार उसने किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ऐसे इवेंट्स जो है वो होने से रोके भी हैं, किस तरीके से उन्होंने उसके अंदर जो है टांग बेड़ाई है, किस तरह। और इस बार भी इंडिया ने पूरा बयानिया बनाया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन सही नहीं है, तो हम तो अपनी टीम को नहीं भेजेंगे, हालांकि बड़ी बाकी टीमें आ रही हैं। तो हम उनको मैसेज ये देना चाह रहे हैं दुनिया को भी कि हाँ, हमारा मुल्क एक पीसफुल मुल्क है और सिक्योरिटी यहाँ पर अच्छी होगी, कोई सियासी मसला नहीं होगा, कोई ऐसा केओस नहीं होगा, कोई टेररिज्म की इस तरह की चीज नहीं होगी, और हम ये इवेंट पीसफुली करवा लेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में पीटीआई को, जैसा भट्टी साहब ने कहा कि वो कुछ ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं जो माइनॉरिटी में, अगर तो वो इसको मौखर कर सकते हैं तो, लेकिन एक और चीज भी जो रियासत कर सकती है बजाय इसके कि जो मैंने कहा कि रियासत अपनी तारीख पिछले 3 साल की दोहराए, वो पीटीआई को अगर उन्हें लगता है कि मीनारे पाकिस्तान में जलसे की इजाजत इसलिए नहीं दे सकते, तो सिक्योरिटी रूट जो जिस तरह होता है होटल से कज़ाफी स्टेडियम, बाकी अगर उसके अंदर आता है तो कोई एक ऐसी जगह दे दे उनको कि जहां वो कर लें और जो सिक्योरिटी रूट में ना आए टीम्स की, तो फिर कोई ऐसी बात भी नहीं होगी, ना कोई बदमजगी होगी। मतलब पीटीआई को भी कोई इस तरह की एक्सक्यूज नहीं मिलेगी कि केओस हो, कि सड़कों के ऊपर कोई चीज हो, और रियासत भी उसको भी कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जो वो पिछले 3 साल से कर रही हैं, जो कि गैर जमहूरी और इस तरह की जो चीजें वो कर रहे हैं। सलीम साफी साहब, आपकी क्या इसके ऊपर राय? मेरी राय तो ये है कि उनको इजाज़त मिलनी चाहिए, ये उनका आईनी और जमहूरी हक है, और इस मरतबा ऐसा नहीं है कि कोई उन्होंने प्लान करके किसी गैर मुल्की की आमद के मौके को चुना है।
बल्कि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट यही तारीख़ है कि इस दिन इलेक्शन हुए थे और उस इलेक्शन से मुतालिक पीटीआई को एतराज़ है, तो उस दिन एहतजाज करना उनका हक़ है। लेकिन एहतजाज के बारे में शुरू दिन से मेरा मौक़िफ़ यही रहा है कि एहतजाज वो कि जिसकी वजह से आप दूसरे के हक़ को मजरूह ना करें, आप दूसरे के रास्ते में रुकावट ना बने। तो एहतजाज उनको जलसे की हद तक होनी चाहिए, इजाज़त उसकी जलसे की हद तक मिलनी चाहिए, जलूस की हद तक नहीं। और हुकूमत को चाहिए कि खुशी खुशी उनको इजाज़त दे दें, क्योंकि एक हुकूमत जो है ये ख़ुद पीटीआई के इवेंट्स को मशहूर कर लेती है और ख़ुद पीटीआई के लिए कारकुनों को इकट्ठा कर लेती है। इस तरीके से शुरू में चीज़ों को डिस्प्यूट बना के और उससे सवालात मुतालिक सवालात उठा के, अभी आप देखें कि आज कितने दिन दरमियान में बाकी है, लेकिन आज से हमने उसको मौज़ूई बहस बनाना शुरू कर दिया है। तो उनके वर्कर और आम लोग समझते हैं कि शायद कोई गैर मामूली काम होने वाला है, हालांकि वो मामूल का या जलसा होता है या जुलूस होता है। तो इसलिए हुकूमत को अपने रवैये पे नज़रसानी करनी चाहिए और एक तो इजाज़त देनी चाहिए, और इजाज़त जलसे की देनी चाहिए, जलूस की नहीं देनी चाहिए। क्रिकेट मैच हुकूमत को चाहिए ताकि इस दिन न रखती हुकूमत, और अब जब रख लिया है तो अब ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि दोनों के लिए अलग अलग सिक्योरिटी का इंतज़ाम करें। सर, वैसे जलसे और जुलूस वाली डिस्टिंक्शन करना मुमकिन है, क्योंकि जब जलसे होते हैं पूरे मुल्क से काफ़िले आते हैं, ख़ासकर जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ से तो आएंगे। तो एक ट्रैफिक की सूरत हाल भी होती है, फिर एक सिक्योरिटी की सूरत हाल भी होती है उनको मैनेज करने के लिए, तो डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना मुमकिन भी है? नहीं, जलसे और जलूस में ये दो डिस्टिंक्शन है। एक तो ये कि जलसा किसी जगह मखसूस जगह पे होता है और जलूस हर जगह की होता है, और दूसरा जलसा ग्राउंड वगैरह में होता है और जलूस अमूमन सड़कों पे होता है। तो सड़कों पे किसी जगह किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और इस तरह मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, वैसे ये बताइएगा ना, जो तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं, ये ओपन सवाल है, सोहेल साहब ने तो वैसे इसका जवाब दे दिया कमोबेश, लेकिन ये वाली कि सियासी स्ट्रैटेजी पीटीआई की जो चल रही है, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में है एक्चुअली एहतजाज करने की, या फिर इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा? क्योंकि रियासत ने तो अपना माइंड क्लियर कर दिया है कि वो इस वक्त एहतजाज वगैरह को टॉलरेट नहीं करेंगे। कोई भी इसका आंसर देना चाहे, ओपन है हाउस के लिए। नहीं, सोहेल वड़ाई साहब ने जो नक्शा पेश किया पंजाब में पीटीआई का की तंजीम का, अगर वाकई वो सूरत हाल है तो उस सूरत में तो फिर इस जलसे का उसको नुकसान होगा। कोई और बात करना चाहता है? देखिए लीना, मैं इसमें ये जरूर कहूंगी कि देखिए रियासत जिस तरीके से डील करती है पीटीआई की प्रोटेस्ट के साथ, उसको भी उसके ऊपर से मैंने कहा नजरसानी कर डाउन और जो इस तरह की चीजें फिर होती हैं, वो इवेंचुअली जो है वो एक केओस की तरफ ले जाती हैं। और उन्हें पता है कि अगर रियासत को लगता है कि पीटीआई चाहती है कि इंतशार हो, केओस हो, तो फिर रियासत क्या उन्हीं के हाथों में, फिर वो जो वो चाहते हैं वैसे ही वो करती है। तो ये भी तरह रियासत को इसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। और ऐसे ही बैठ के, जिस तरह भट्टी साहब ने भी कहा, अगर बैठ के ये तय कर लें कि जी जगह देते हैं उनको, ये फैजाबाद आपको पता है उसके अंदर भी जजमेंट के अंदर भी थी बेसिकली कि ताकि लोगों के राइट्स का मजरू ना हो, तो कोई उनको जगह दे दी जाए कि आप यहाँ चले जाएं, यहाँ जाकर आप कर ले। एक दो बार पहले भी ऐसा किया गया, तो कोई उस तरह का क्लैश नहीं हुआ रियासत और पीटीआई के दरमियान जब जगह का तयन हो। लेकिन फिर वो मानी भी नहीं गई ना आराम से, खामोशी से। इस्लामाबाद वाली फिर वो मानी भी नहीं गई पीटीआई की तरफ से। जी 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 जी, यही मैं कह रही हूँ कि पीटीआई भी मान जाए और रियासत भी उनके साथ बैठ करके देखें, इधर इवेंट हो रहा है, ये बहुत बड़ी सारी दुनिया की नजर हम पर है, खासतौर पे इंडिया की नजर हमारे ऊपर है, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की चीजों के वो कह सके कि हमने सही अपनी टीम नहीं भेजी, तो आप उन्हें एक्सक्यूज नहीं देनी चाहिए। तो रियासत और पीटीआई मिलकर ये मामला तय करें और कोई जगह लेकर वहां कर लें। सोहेल साहब, जब इतनी पोलराइजेशन हो तो इस तरह से आराम से मामला एक हल हो जाए या बैठ के मामला सॉर्ट आउट हो जाए, ये एक्सपेक्टेशन सही भी है या थोड़ी सी आइडियल हो जाएगी? नहीं, ज़ाहिर है इस वक्त तो ऐसे ही लग रहा है कि ये आइडियल सिचुएशन है, लेकिन सोल्यूशन तो यही है ना। देखिए, हर सिचुएशन का एक जो है सोल्यूशन होता है, तो सोल्यूशन तो यही है कि भाई ये लड़ाइयाँ बंद करें
दोनों को इसी का फायदा है। पीटीआई अपनी जो ताकत है, कुव्वत है, उसको मुजतमे करे, और जो रियासत है वो भी, जिससे हमदर्दी क्रिएट होती है अपने जाबराना हथकंडों से, उससे गुरेज करे। बेहतरीन हल तो जाहिर है यही है, लेकिन फिर वो प्रैग्मेटिक या आज के हालात के मुताबिक तो फिर यही लगता है कि ये फिर एक झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, वो ज़बरदस्ती खाली कराएंगे, ये होगा वो होगा, तो वो तो हमें नज़र आ रहा है। लेकिन ये तो हमें जो है फरवरी से पहले ही, दिसंबर नवंबर में ही नज़र आना शुरू हो गया था, यानी इलेक्शन से भी पहले, कि ये दोनों फरीक जो है इस तरफ नहीं आ रहे, और ये अल्टीमेटली आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, हुकूमत भी जाएगी, इमरान खान भी जाएगा। तो आप पता है ना कि जब दो मुर्गे लड़ते हैं तो दोनों ही जख्मी होते हैं। और जब आपको पता है ना, तारीख में रुस्तम और सहराब जो थे बाप बेटा थे, लेकिन जब लड़े तो दोनों मार गए। मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान राही राइवल थे। जिस दिन सुल्तान राही जिस दिन से मर गया है, मुस्तफ़ा कुरैशी भी जिंदा है, पर कहीं उसकी गूंज नहीं है। तो बुनियादी बात ये होती है कि ये समझना कि जो आपके अलावा लोग हैं उनका भी एक मकाम है। ये तस्लीम करना ही असल जिंदगी है। ये तस्लीम करना कि सिर्फ मैं ही जिंदा हूं और मैंने ही जिंदा रहना है और दूसरे को खत्म करना है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है। और पूरी तारीख में ये नजर आता है कि आप जब अपने मुखालिफ को खत्म कर बैठते हैं तो दरअसल उस दिन आपका भी ज़वाल हो जाता है। हो सकता है कि आपकी सर्वाइवल जो है वो आपके मुखालिफ की वजह से हो। और मुझे ये पूरी तारीख हमारी सियासी यही है कि कौमी इत्तेहाद ने बड़ी खुशियां मनाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पे और उसकी हुकूमत की रुखसती पे। जनरल ज़िया-उल हक ने उनको गले लगाया, निगरान काबीना, एक काबीना बनाई, उसमें उनको शामिल किया। यूं ही भुट्टो की फांसी हुई, उसने सबको फारग कर दिया, और उसके बाद कौमी इत्तेहाद का कोई वजूद ना रहा। यानी भुट्टो भी गया और कौमी इत्तेहाद भी गया। फिर आप देखते हैं कि ये बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ लड़ते थे, क्या निकला? आखिरकार उसमें से मार्शल लॉ निकला, और ये दोनों जो थे रेलेवेंट हो गए। लेकिन दोनों समझदार थे, दोनों ने मुआहदा किया, तो दोनों आके पीपल्स पार्टी ने भी एक टर्म ले ली और नून ने भी एक टर्म ले ली। अब भी अगर ये आपस में किसी मुआहदे पे पहुंच जाते हैं तो दोनों की सर्वाइवल है। नहीं तो मुझे तो ये साफ दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि अगर ये लड़ते रहे तो ये दोनों जाएंगे। कोई ना कोई, अगर इन्होंने आपस में लिव एंड लेट लिव का मुआहदा ना किया तो कोई तीसरी ताकत, कोई और जो है वो इन दोनों को हटा देगा। अब देखें ना, अब लड़ रहे हैं, या पीटीआई कमजोर होगी या नून कमजोर होगी, एक ही रास्ता है ना, दोनों तो नहीं मकबूल रह सकते। अच्छा, हम तो तीसरी कुव्वत कह रहे हैं, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि आज खान साहब ने एक खत भी लिखा है, इरशाद भट्टी साहब, क्या ये एक शिफ्ट इन पॉलिसी है? इसको आप किस तरह से इसका तज्जिया करते हैं? एक तरफ तो एहतजाज कह रहे हैं, और एहतजाज के पीछे तो कहते यही है ना कि ये हुकूमत तो डमी है, असल में तो कोई और निज़ाम चला रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के पास खत लेके जाते हैं। तो ये चल क्या रहा है सारा कुछ? अगर मुख्तसरन प्लीज़ आप कुछ कह सकें। एक तो मैडम शेख सोहेल वड़ाइच साहब का एक बड़ा खूबसूरत कालम पढ़ा था मैंने, आज उन्होंने उसका खुलासा पेश कर दिया। तो ये कि अपने मुखालिफ को ज़िंदा रखो, ये एक नया आइडिया है। अच्छा, दूसरा मैडम शेख ये है कि बात यह है कि जलसा तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ना। जब आप कानून साजियाँ कर दें कि कोई जलसा भी नहीं कर सकता, जाओ इस्लामाबाद से बाहर संगजानी में करो, बकर मंडी मेला मवेशियाँ जहाँ लगता है, या काना रोड पे करो, तो ये जुल्म है ना। पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है, उसका वो समझती है कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है 8 फरवरी को। उनको तो नहीं पता था ना कि 8 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने लगी है। अच्छा, हुकूमत को तो ज़रूर पता था कि 8 फरवरी को इhtजाज होगा, तो लिहाजा अगर वो करना चाहती है। अच्छा सर, वैसे जगह मुख्तस करने में मसला क्या है? सॉरी, आई एम गोना कट इट शॉर्ट क्योंकि टाइम बड़ा कम है। जगह मुख्तस करने में मसला क्या है? पूरी दुनिया में ऐसा होता है, सियासी कुव्वत का ही मुजाहिरा करना है ना, वो चाहे मीनारे पाकिस्तान हो, चाहे कहीं और जगह हो, वहाँ कर लें। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जगह मुनासिब अगर कर दी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। आप मीनारे पाकिस्तान पे आपको प्रॉब्लम है, आप कोई और ग्राउंड दे दें उनको कि इधर आ जाएं, थोड़ा सा दूर कर दें। थोड़ा सा दूर हो, कहते हैं मंडी है या जल्लो है। नहीं मैडम शेख, जानवरों के भी हकूक होते हैं। सोहेल वड़ाइच साहब यकीनन उनके हकूक मानते हैं, जानवरों के भी हकूक होते हैं। जानवर तो न्यूट्रल होते हैं, इंसानों को देते हैं।
अच्छा। उनके हक तो ना मारे ना। अच्छा, कोई लेफ्ट राइट कर दें। दूसरा आपने कहा कि वो खत लिखा, हाँ सुना गया है कि खत लिखा है उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन को भी लिखा, या अफरीदी साहब को भी उन्होंने 349 सफ़ों का खत लिखा 3.5 सालों का, और मनोअन वही खत कोई 2-4 हेडिंग्स तब्दील करने के बाद वो आर्मी चीफ को लिख रहे हैं। तो ठीक है, उनको सोच आई, उनकी बड़ी एक लंबी मुशावरत हुई है, सुना है। अच्छा। इस पर कुछ इसके हक में थे, कुछ इसके खिलाफ थे, लेकिन इमरान खान ने कहा कि लिखना चाहिए। क्यों? तो समझते हैं कि उनसे भी खिताब करना चाहिए, उनको भी बताना चाहिए, उनको भी ये रिकॉर्ड है, तारीख का हिस्सा है। वो तो कहते हैं सारा कुछ हुआ ही उनकी वजह से, तो उनको क्या बताएंगे? मैडम शेख, ये तो आप समझती हैं ना, शायद इमरान खान ना समझते हो। कितने सादा हैं। चले चले सर, माजरत है, बस वक्त खत्म हो गया है, तो मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग इधर ही रहिएगा क्योंकि आपके सवालों के जवाब मिलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आइए आपके भेजे गए सवाल के जवाब जानते हैं। सुहेल वड़ैत साहब, आपके लिए पहला सवाल, और ये पूछा गया है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त क्यों होनी चाहिए? सैकड़ों मसाइल को रोज़ाना की बुनियाद पर सहते नहीं, सहने वालों से कोसों दूर बसते हैं। उन्हें पिसने वाली आवाम के बराबर वोट का हक या इलेक्शन लड़कर इस आवाम की नुमाइंदगी करने का हक क्यों हासिल होना चाहिए? देखिए, मेरी बड़ी इस बारे में वाज़ेह राय है, मैं कई दफ़ा इजहार कर चुका हूँ, आज फिर करना चाहता हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा बड़ा कीमती सरमाया है, और उनमें से ख़ास कर जो एक्सपर्टाइज रखते हैं, हमें उनसे फ़ायदा लेना चाहिए। जिस तरह ओवरसीज़ चाइनीज़ ने चाइना को बदला, जिस तरह ओवरसीज़ नॉर्थ कोरियन ने नॉर्थ कोरियन को आज तक बचाए रखा है, तो इसी तरह पाकिस्तानी भी हमारा सरमाया है, और हमें उनसे मदद भी लेनी चाहिए, एक्सपर्टाइज भी लेनी चाहिए। उनसे बहुत सारे वो जो फ़न जानते हैं उनको एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान लाना चाहिए। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि उनको वोट का हक होना चाहिए, मगर उनके लिए स्पेशल सीट्स होनी चाहिए, और वो स्पेशल सीट्स आप 5-10 बना लें। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप की अलग सीटें बना लें, और जो इसी तरह गल्फ है उसकी अलग बना लें, और जो है वो बिल्कुल पार्टियां उनको टिकट दें और वहाँ वो इलेक्शन लड़े, जो जीते वो ज़रूर शामिल हो जाए। लेकिन डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनका वोट होना, वो वाकई अपने उस हल्के के लोगों की हक तलफी होगी, क्योंकि उनके मसाइल और हैं, ओवरसीज़ के मसाइल और हैं। और इसी तरह जो है वो उनको वहाँ बैठ के जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोट देने का हक है, वो तो खैर अभी दुनिया में शायद ही चंद मुल्क हैं जिन्होंने ये दिया है। ये देना बड़ा मुश्किल है, ये कॉम्प्लिकेटेड भी बड़ा है, और उसके असरात भी बड़ी मुश्किल है। और हमने 2018 में ओवरसीज़ की हदायत पर अमल करते हुए, उनकी ख्वाहिशात पर अमल करते हुए, जो उनकी मर्जी की हुकूमत थी वो लेके आए, और पाकिस्तान के अवाम ने भी उस पर साथ किया। और लेकिन उसके बाद हमने ये नहीं देखा कि ओवरसीज़ ने कोई अपनी जो वो भेजते हैं हर साल या हर महीने उसमें इजाफा हुआ हो। हमने ये नहीं देखा कि ओवरसीज़ ने आके कोई पाकिस्तान की किस्मत बदल डाली हो। तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे उन्हें अट्रैक्शन हो, जिसमें वो बजाय सिर्फ सियासत में हिस्सा लेने के बाकी चीज़ों में भी हिस्सा लें, और ताकि उनका पाकिस्तान को सही तौर पर फ़ायदा हो। सियासत में तो ज़्यादा मुखालफत होती है, बाकी जो चीज़ें हैं और भी दुनिया के शोबे हैं उनमें उनकी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। और अब तो दुनिया में ये क्लियर है कि ये जिसका बर्थ राइट नहीं है और जिसने दूसरा कोई एलिजियंस जो है वो शो की हुई है, उनको टॉप पोजीशंस नहीं मिलती। ठीक है, हम तो यहाँ पे देखें, हम तो पाकिस्तान में मोइन कुरैशी साहब को और बहुत सारे शौकत अजीज साहब को हम तो प्राइम मिनिस्टर भी बना चुके हैं। दोनों बड़े जो थे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ ओवरसीज पाकिस्तानी थे, और दुनिया में उन्होंने कमाल किया हुआ था। मोइन कुरैशी साहब वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, और इसी तरह जो शौकत अजीज साहब थे वो टॉप बैंकर है। तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जो ही जिस दिन वो उनका अहद ख़त्म हुआ वो बाहर चले गए, और आज तक बाहर हैं दोनों। मोइन कुरैशी साहब की तो वफात हो गई, शौकत अजीज साहब मुड़ के वापस भी नहीं आए।
तो ये मिसालें भी फिर हमें रोकती हैं इस नए तजर्बे से। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी, अगला सवाल भेजा गया है इरशाद भट्टी साहब के लिए। भट्टी साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या पैका कानून में हिमायत से पीपल्स पार्टी की सियासत को नुकसान पहुंचेगा? भट्टी साहब बताएं। मैडम शेख, दिल की अथाह गहराइयों से आपको मुबारक कि आज आपने पीटीआई का सवाल नहीं पूछा। सर, आपके चाहने वालों ने नहीं पूछा, मैं पूछ लूंगी, अभी इसकी कोई बईद नहीं है, तो आप अपने चाहने वालों को जवाब देते। तो पहली बात तो ये है मेरे भाई कि पीपल्स पार्टी आजकल ज़रा अनकंफर्टेबल है। एक तो पंजाब में वो अनकंफर्टेबल है, मरकज़ में भी वो अनकंफर्टेबल है, और मुस्लिम लीग कह रही है वजारतें लो, वो नहीं ले रहे। और एक जो मामला 190 मिलियन पाउंड से मामला जो निकला है वो पीपल्स पार्टी के घर की तरफ भी जा रहा है, तो वो उस हवाले से भी वो अनकंफर्टेबल है। लेकिन भाई ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत है, ये भुट्टो साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहब की सियासत नहीं है, ये पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब की है। बिलावल साहब तकरीरें खूबसूरत करते हैं मगर जरदारी साहब का हुक्म चलता है। लिहाजा उन पीका से पहले 26वें आईनी तरमीम पर अगर उन्हें कोई एतराज़ नहीं था, उनकी सियासत नहीं मुरझाई। इलेक्शन एक्ट में जो तरमीमें हुई उस पर नहीं मुरझाई, नैब तरमीम जो हुई उस पर नहीं मुरझाई, जलसे जुलूसों वाली जो तरमीम हुई। पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा क्रेडिट क्या था? इंसानी हकूक और आज़ादी इज़हार राय। इंसानी हकूक के हवाले से आज जो कुछ हो चुका है 3.5 सालों में वो आपके सामने है मेरे भाई, और जो जलसे जुलूसों पर पाबंदियां लग चुकी हैं, कानून साजी हो चुकी है, और जो पीका आ चुका है, तो ये आगे के लोग हैं, आगे के पहुंचते हैं। मफादात भरी सियासत है, इसमें वो कोई किसी को नुकसान नहीं होता, हमारा मुल्क में सब फायदे में। ठीक है, थैंक यू इरशाद भट्टी साहब। इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बाकी एनालिस्ट के लिए सवाल। वेलकम बैक। आप लोगों ने जो महमल के लिए सवाल भेजा उसका जवाब जानते हैं। महमल, आपकी खबर थी कि मुज़ाकरात के लिए नून लीग के अंदर से भी कोशिशें हो रही हैं, तो फिर वज़ीर आज़म या हुकूमत ने पीटीआई को मनाने पर क्यों जोर नहीं दिया? देखिए अलीना, मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि नून लीग के अंदर जो लोग हैं उनके नाम भी बल्कि बताए थे। उनमें राना सनाउल्लाह साहब थे, या सादिक साहब थे, खाना साद रफीक साहब थे, और भी चंद लोग थे कि ये जो लोग हैं ये इन्होंने बड़ी उससे करके एक, आपको पता है कि नून के अंदर 2 थे ग्रुप्स। एक हॉकिश एलिमेंट था जो कहता था कि नहीं बात करनी, और एक ये वाला ग्रुप था जो सीनियर लीडर्स भी थे और कहते थे कि नहीं, हमें वफादारी दिखानी चाहिए और बहुत हो गया और ये वाली विशियस साइकिल को खत्म करना चाहिए। जब उन्होंने इतने ज्यादा एक लड़ाई लेकर, या आप कह ले दे प्रिवेल फाइनली, और उन्होंने ये मुज़ाकरात स्टार्ट किए, तो हम उस वक्त तो हमने बहुत वेलकम भी किया था, सारी बात की थी, लेकिन हम उस वक्त यही कह रहे थे कि पीटीआई जो बार बार ये डेडलाइंस दे रही है ये नहीं देनी चाहिए, क्योंकि डेडलाइंस का मतलब होता है कि फिर आप बात को आगे उस तरीके से नहीं बढ़ाना चाहते। और पीटीआई वैसे तो कहती थी कि जी हुकूमत सीरियस है, अगर हुकूमत सीरियस नहीं है तो फिर पीटीआई को हुकूमत का ब्लफ कॉल करना चाहिए था ना, यहाँ पर तो और चीज होगी। तो जब उन्होंने इतनी जिद दिखाई, सारा कुछ हुआ, तो ये जो एलिमेंट है इनके ऊपर जाहिर बात है हॉकिश एलिमेंट्स इनको यही बात करते हैं कि हमने तो आपको पहले ही कहा था, पीटीआई तो बात नहीं करना चाहती, वो तो कहीं और देख रही है। और उन्होंने यही किया कि इतने राउंड्स के बाद जो उन्होंने, अभी महीना ही हुआ था, महीने के बाद पीटीआई कहती है राणा साहब के सामने डिमांड्स दी, दोपहर को राणा साहब ने शाम को कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई के खिलाफ। वो कहते हैं ये क्या तरीका है? व्हाट इज दिस बिहेवियर राणा साहब? नहीं, देखिए अलीना, बात ये होती है कि एक सियासत होती है और एक होती है कि जो बिहाइंड द सीन्स बात हो रही होती है। जिस तरह जब मैंने आपको खबर जब दी थी तो मैंने यही बताया था कि ये सीनियर लीडर्स इंक्लूडिंग राणा साहब यही कह रहे हैं कि जी हमने भी, हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई और इनके साथ भी अब बहुत ज्यादती हुई, ये बस करते, बात को खत्म करते। ये जो प्रेस टॉक ये है, इसके ऊपर हमने भी उस वक्त क्रिटिसाइज किया था कि एक्चुअली इस तरह से नून लीग के लीडर्स और खासतौर पर वो जो मुज़ाकराती कमेटी के अंदर है उनको बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि एक प्रेस टॉक की वजह से या इस वजह से पीटीआई ने मुज़ाकरात खत्म किया। आपको मालूम है कि पीटीआई तो पहले बात ही नहीं करना चाह रही थी, और 26 नवंबर के बाद जब उनके पास ऑप्शंस कम हो गए थे तो तब उन्होंने बातचीत जो शुरू की थी। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये मामला आगे नहीं बढ़ सके। मैं तो खैर अभी भी कहूंगी कि अगर पीटीआई जो है वो वापस आ सकती है, ऐसा नहीं है कि हुकूमत ने भी बिल्कुल कोई ये दरवाजे बंद कर दिए। अच्छा। अगर पीटीआई और हुकूमत दोबारा इसके ऊपर बातचीत, जी मतलब अगर ये बातचीत दोबारा सिलसिला जारी हो, कोई इस तरह की चीज हो, ये डेडलाइंस वगैरह हटाकर अगर बात करें तो इसके जो है मसले क्योंकि कल की खबर ये थी कि चीज मैं जरूर करूंगी
एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि देखिए, वैसे अगर देखा जाए ना, जो गवर्नमेंट के अंदर भी जो हॉकिश एलिमेंट्स है ना, वो तो कहते हैं कि सब कुछ तो हमने कंट्रोल कर लिया, हमें क्या जरूरत है इनसे बात करने की, यानी कि मीडिया के ऊपर वो कानून है, टीका का ठीक है, 26वीं तरमीम, वो जुडिशरी वाली चीज भी होगी, इकोनॉमी भी चल रही है, बाकी भी चीजें जिस तरीके से यहाँ पर आपको पता है कि एक टेक ओवर सिस्टम का हाइब्रिड का हो चुका है, तो उनको लगता है कि हमें पीटीआई से बात करने के, इस वक्त तो पीटीआई को जरूरत हमसे बात करने की, ना कि हमें उनसे। तो ये जो चीज है ना, ये भी एक वो है कि जिसकी वजह से एक आंसर है। इसीलिए मैं कह रही थी कि पीटीआई को चाहिए कि फिर भी अगर बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रखे तो बेहतर हो। बहुत शुक्रिया महमल। अच्छा जी, अगला सवाल जो भेजा गया है वो भेजा गया है सलीम साफ़ी साहब के लिए, और सलीम साफ़ी साहब, आपसे पूछा गया है कि आप पहले इमरान खान पर बहुत तनकीद करते थे लेकिन अब आप नहीं करते, इसकी वजह क्या है? ये तनकीद तो अब भी जब जहाँ पे ज़रूरी हो तो मैं करता हूँ, लेकिन ज़्यादा तनकीद उस पे मज़ा करता है जो इक़्तिदार में हो, जो ताकत में हो और जो ताकत के नशे में हो। तो जब इमरान खान साहब ताकत में थे और जब मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट 2012 से उनके साथ थी, तो इस्टेब्लिशमेंट का उनके साथ होने की वजह से और उनके ताकतवर होने की वजह से उस वक़्त में ज़्यादा तनकीद उन पे किया करता था। और फिर एक बंदा जब आजमाइश में हो तो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता उन पे तनकीद करना। तो आजकल चूँकि इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी अहलिया भी जेल में है, उनका ख़ानदान भी आजमाइश में है, तो मैं ज़रूरी तनकीद तो कर लेता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा तनकीद से गुरेज करूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच सलीम साफ़ी साहब और बाकी तज्ज़ियाकारों का। आप लोग इसी तरह से हमें अपने सवालात भेजते रहें। हमारी यूट्यूब के एपिसोड के नीचे आपने कमेंट करना है, आपको अब तक तो पता होना चाहिए। तो आज के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।